हेलो डिएवियंस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 के सोशल साइंस का ये चैप्टर है। चैप्टर 1 टाइटल है इसका द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। ये सबसे पहला पार्ट है और अगर आपको इसके अगले पार्ट्स का वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको भी हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। आपकी क्लास के ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है, सिंपलीवर्स। अगर आप चाहें तो इस चैनल को किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत ब्रेन मैपिंग के साथ करते हैं। इससे हमारा 2 फायदा होगा। एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में कवर करना है, और साथ ही साथ हम लोग एक काम और करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रीफ में हर टॉपिक को समझ लेंगे, ताकि जब आगे डिटेल में पढ़ना होगा तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है कि ये चैप्टर किस बारे में है। ये चैप्टर बेसिकली स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और हमारे यूनिवर्स के बारे में है। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप होता है, मिलियंस ऑफ स्टार उसमें होते हैं, और इसमें बहुत सारा डस्ट भी होता है, गैस भी होता है, और ये सारी चीज़ें ग्रेविटी से बंधी होती है। ग्रेविटी एक तरह का फोर्स है जो कि सारे चीज़ों को बांध कर रखती है। हमारी धरती भी हमारे ऊपर ग्रेविटी ही लगाती है, जिसके कारण से हम लोग धरती पर टिके हुए हैं, नहीं तो हम लोग उड़ जाते हैं। उसके बाद स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, हमें दिखते छोटे हैं लेकिन एक्चुअल में वो बहुत बड़े होते हैं। कुछ स्टार्स तो हमारे सन से भी बड़े होते हैं। ये हॉट बॉल्स ऑफ गैसेस होते हैं, गर्म गैसेस के गोले होते हैं ये, जिससे कि लाइट भी निकलता है और हीट भी निकलता है। उसके बाद कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, कुछ तारों का समूह होता है जो कि आसमान में कुछ पैटर्न बनाते हुए दिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 7 तारों का एक समूह है हमारे आकाश में, उसको हम लोग सप्तर्षि कहते हैं। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा कॉन्स्टलेशंस हमारे आसमान में है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा सन आता है और बाकी के 8 प्लैनेट्स आते हैं। सन के बारे में हमें अलग से पढ़ना है, फिर अपने प्लैनेट्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे, फिर हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, क्यों? क्योंकि अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट के चारों तरफ जो घूमता है ना, उसको सैटेलाइट कहा जाता है। मून हमारा एक सैटेलाइट है, क्योंकि मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मीटियर्स। ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि इन सब में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो चलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। वी कैन सी काउंटलेस ग्लिटरिंग टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई एट नाइट। अगर आप रात में आसमान में देखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे जो कि चमकते हैं, जिससे कि रोशनी आती है। मोस्ट ऑफ दीज अपेयर ट्विंकलिंग। इन छोटे छोटे चमकीले ऑब्जेक्ट्स में से जो अधिकतर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे ट्विंकल करते हैं, मतलब वो टिमटिमाते हैं। टिमटिमाने का मतलब तो आप समझते होंगे, उसे जो लाइट आता है ना, ऐसा लगता है कि लाइट कम ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से वे ट्विंकल करते रहते हैं। और जो भी छोटा ऑब्जेक्ट आपको आसमान में ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है ना, एक्चुअल में वो स्टार होता है। और जो ट्विंकल नहीं कर रहा होता है वो स्टार के अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। द अदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट विच डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग मे बी प्लैनेट्स। जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि चमकते तो हैं लेकिन ट्विंकल नहीं करते, मतलब टिमटिमाते नहीं है, उससे जो लाइट आएगा ना वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो प्लैनेट्स हो सकते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, उसी तरह से कोई दूसरा प्लैनेट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 3-4 बजे सुबह उठेंगे और आसमान अगर आपका पूरा साफ है तो आपको एक ऐसा तारा दिखेगा जो कि टिमटिमाता नहीं है। वो तारा एक्चुअल में तारा नहीं होता है, वो तारा एक्चुअल में एक प्लैनेट होता है, जिसको वीनस कहते हैं, जिसको शुक्र ग्रह कहते हैं। आप शुक्र ग्रह को आसमान में देख सकते हैं, वो टिमटिमाता नहीं है। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन विच इज ऑल्सो ए स्टार। हम लोग दिन में सन को देखते हैं, सन भी एक तरह का स्टार ही है, लेकिन सन हमें छोटा क्यों नहीं दिखता? सन हमारे बहुत नज़दीक है, इसी वजह से वो हमें छोटा नहीं दिखता। बाकी के जो स्टार्स हैं हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसी कारण से वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच अपेयर सिमिलर टू अस आर द हेवनली बॉडीज। हमें आसमान में जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जो कि एक ही जैसे दिखते हैं, सब लगता है कि छोटा ही है, चमक ही रहा है,
वो सारे के सारे हेवनली बॉडीज कहलाते हैं। चाहे वो सन हो, स्टार हो, मून, प्लैनेट, दूसरे ऑब्जेक्ट्स, चाहे कुछ भी हमें आसमान में दिखाई दे, ऑल ऑफ देम आर हेवनली बॉडीज। और इन हेवनली बॉडीज को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं। यू वुड बी सरप्राइज टू नो डैट इवन आवर अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ सेलेस्टियल बॉडी। हमारा अर्थ भी, जैसे कि ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं ना, उसी तरह से हमारा अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं वो भी एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी ही है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में दिखाई देते हैं, चाहे वो स्टार हो, सन हो, मून हो, प्लैनेट हो, चाहे हमारा अर्थ ही क्यों ना हो जिस पर हम लोग रहते हैं, ये सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग हेवनली बॉडीज भी कहते हैं। तो ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा। द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स विच वी सी इन द स्काई आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट स्पेस विच इज़ लिमिटलेस। जितने तारे, जितने प्लैनेट्स हमें दिखाई देते हैं, हमारा जो स्पेस है, हमारा जो यूनिवर्स है, उतने तक ही सीमित नहीं है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम पता ही नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा है। इतना बड़ा यूनिवर्स है ना कि हमें उसका एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता है। बाकी का हिस्सा कितना बड़ा है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस। इतने बड़े स्पेस में बिलियंस यानी कि करोड़ों, अरबों सेलेस्टियल बॉडीज फैले हुए हैं। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हेंस वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम। ये हमसे इतने ज़्यादा दूर है, इतने ज़्यादा दूर है कि हम लोग सबको देख भी नहीं सकते। द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। ये जो बड़ा स्पेस है ना, जिसमें कि सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज आते हैं, उसी को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। अब आपसे अगर पूछे कि यूनिवर्स क्या होता है, तो आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं कि ये जो बड़ा लिमिटलेस, मतलब जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, कहाँ तक फैला हुआ है हमें पता ही नहीं है, तो ये जो बड़ा बिना लिमिट का जो स्पेस है, जगह है, जिसमें कि सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज आते हैं, उसी स्पेस को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। अब हमें गैलेक्सीज के बारे में पढ़ना है। गैलेक्सी क्या होता है, तो अभी हम बताएं कि गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारा डस्ट होता है और बहुत सारे गैसेस होते हैं। जब बहुत सारे स्टार्स, डस्ट और गैसेस मिलकर एक बहुत बड़ा झुंड बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो उसी को हम लोग गैलेक्सीज कहते हैं। और गैलेक्सीज जो होते हैं ना, बहुत बड़े यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर इतना बड़ा यूनिवर्स है ना, कितना बड़ा यूनिवर्स है वो तो हमें पता ही नहीं है, कितना कहाँ तक फैला हुआ है ये तो हमें कुछ पता नहीं है। उतने बड़े यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है गैलेक्सी, जिसमें कि मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत सारा गैस होता है, बहुत सारा डस्ट होता है और उसी में छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं जिस पर हम लोग रहते हैं। तो चलिए गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं। दो देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन वास्ट यूनिवर्स, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। करोड़ों अरबों सेलेस्टियल बॉडीज हमारे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, ये तो बात सही है, लेकिन इवनली नहीं फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बराबर मात्रा में हर जगह फैले हुए हैं। द काउंटलेस स्टार इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर्स। बहुत सारे अनगिनत तारे जो होते हैं ना, एक झुंड बनाकर रहते हैं, एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। वन क्लस्टर में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार। एक झुंड में कितने तारे हो सकते हैं? बिलियंस, यानी कि करोड़ों अरबों तारे हो सकते हैं। ऑल द स्टार्स इन अ क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो सारे तारे हैं ना, इतने सारे तारे जो एक झुंड बनाकर एक जगह पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, क्यों सारे तारे एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि हम लोग धरती पर टिके हुए हैं ग्रेविटेशन के कारण, वैसे ही ये सारे तारे जो हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक झुंड बनाकर रह पाते हैं। सच ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार along with giant collection of gas and dust is called galaxy। ऐसे ही बिलियंस ऑफ स्टार के झुंड को, जिसमें कि गैस भी बहुत सारा होता है, डस्ट भी होता है, इसी झुंड को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी को भी आप एक लाइन में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इस वाले लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आवर अर्थ along with the other planets forms the solar system। हमारी धरती और बाकी के 7 और प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। पहले टोटल 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन अब प्लूटो को प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो अब टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और ये 8 प्लैनेट हमारे सन के चारों तरफ घूमता है। इस तरह से अपने अपने ऑर्बिट में 8 प्लैनेट्स घूमते हैं। ये जो सिस्टम है जिसमें कि हमारा सन बीच में है और बाकी के 8 प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं,
इसी सिस्टम को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। तो अगर आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूछे तो आप एक लाइन में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सोलर सिस्टम है कहाँ? सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी के अंदर। जैसे अभी हम आपको गैलेक्सी के बारे में बताया ना, ये देखिए एक गैलेक्सी है, इसी तरह का एक गैलेक्सी है, उसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। और उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, या उसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो आप सैमसंग गैलेक्सी मत कहिएगा, आप कहिएगा कि हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। अच्छा, ये मिल्की वे गैलेक्सी है कैसा और इसमें हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पे है, उसके बारे में इस वाले डू यू नो में बेहतर तरीके से बताया गया है। मिल्की वे गैलेक्सी, अ फेंट वाइट बैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस स्काई, इज अ बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी को अगर आप आसमान में देखेंगे ना तो आपको धुंधला दिखेगा, कुछ वाइट पट्टी की तरह धुंधला दिखेगा। ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, आसमान में ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है ना बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंटर में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी चमकीला होता है, और इसके चारों तरफ बहुत सारे आर्म्स है। देखिए, एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये, एक आर्म ये। वही यहाँ लिखा है, इट कंटेन्स अ बार अक्रॉस इट्स सेंटर रीजन एंड हैज़ 2 मेजर आर्म्स। इसके सेंट्रल रीजन में एक बार है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, और इसके 2 मेजर आर्म्स हैं, और 2 मेजर आर्म्स के बीच में आता है ओरियन आर्म, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी ओरियन आर्म में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ये इतना बड़ा है ना कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा सोलर सिस्टम एक छोटे से डॉट में समा जाएगा। मतलब इतना छोटा हमें दिखेगा अपना सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल, जिसको ओरियन आर्म कहा गया, अभी आपको दिखा है, ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जो सबसे बाहर का स्पाइरल है, बाहर वाला जो स्पाइरल है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। Most likely there are billions of other solar system in our galaxy and billions of galaxies in the universe। अब देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया और ये ट्रुथ भी है। इतने बड़े गैलेक्सी में हम लोग यहाँ पर छोटा सा सोलर सिस्टम हमारा कहीं है ओरियन आर्म में, तो ज़रूरी थोड़ी है कि बस हम ही लोग यहाँ पर जिंदा हैं। इतना सारा जो स्पेस है, बाकी का जो जगह है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, ज़रूर यहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन हम उसका पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं। सोचिए, इतना बड़ा हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है केवल। अब देखिए एक और गजब बात, मिल्की वे गैलेक्सी तक ही हमारा यूनिवर्स सीमित नहीं है। जैसा मिल्की वे गैलेक्सी हमारा है ना, ऐसा ऐसा बिलियंस ऑफ गैलेक्सी और भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और कितना गैलेक्सी ऐसा ऐसा है उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई एस्टिमेट हमारे पास है ही नहीं। तो अब समझ जाइए कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। एज वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में अलग अलग तरह के सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। इसमें से कुछ के बारे में अब हमें पढ़ना है। यहाँ तक हमने अपने गैलेक्सी के बारे में पढ़ लिया, और इतने बड़े गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है वो भी हमने देख लिया। लेकिन सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं होता। एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए सही क्वेश्चंस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन बैंक होना ही चाहिए। और मुझे पर्सनली ओसवाल बुक्स का क्वेश्चन बैंक काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो इसमें हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप आपको मिल जाएगा, उसके बाद हर चैप्टर का समरी आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सबसे अच्छा तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट मैप लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप की मदद से आप एक ही पेज पर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। एक ही पेज पर आपको हर टॉपिक, हर सब टॉपिक और सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे। डिटेल में रिवाइज करना है तो उसके लिए चैप्टर का समरी तो दिया ही रहता है। ये क्वेश्चन बैंक केवल सोशल साइंस के लिए ही नहीं, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हम क्लास वाइज लिंक डाल दिए हैं। जिस भी क्लास का आप परचेज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप अमेज़ॉन पे चले जाएंगे और वहाँ से बुक परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप अभी इसको परचेज़ करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए एक बार इस बुक को ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब हमें स्टार्स के बारे में पढ़ना है। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज। स्टार्स ऐसे हेवनली बॉडीज होते हैं, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो कि सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, मतलब उनके पास अपनी रोशनी होती है। हमारे सन के पास भी अपनी रोशनी है, लेकिन हमारे मून के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो सन के रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। तो स्टार्स जो होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, आप याद रखिएगा। स्टार्स के पास अपनी रोशनी होती है।
दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, ये गर्म गैसेस से बने होते हैं। दे जनरेट हीट एंड लाइट, ये हीट भी जनरेट करते हैं और इससे लाइट भी निकलती है। एंड रेडिएट इट इन द स्पेस, और ये लाइट को रेडिएट करते हैं, मतलब लाइट को छोड़ते हैं कहाँ, स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में। द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस, कितने स्टार है हम उसको गिन नहीं सकते, वो अनगिनत है। वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, और एक समय में हम लोग सारे स्टार्स को देख भी नहीं सकते, बहुत सारे स्टार्स हमें दिखते भी नहीं है। इट हैज़ बीन सेड दैट एट वन टाइम वी कैन नॉट सी मोर देन 6000 स्टार्स, ऐसा माना जाता है कि 6000 तारों से ज़्यादा हम लोग एक बार में कभी नहीं देख सकते। द स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज, दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टार्स जो होते हैं ना एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं, हमारे सन से भी बड़े होते हैं स्टार्स। कोई कोई स्टार जो है ना हमारे सन से भी बड़ा होता है, लेकिन वो छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज यूजुअली मेजर्ड इन अ यूनिट नोन एज लाइट ईयर। दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं। हम लोग किलोमीटर, मीटर इसमें मेजर नहीं करते हैं। अगर किलोमीटर में मेजर करने लगे ना तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा पता है? हमें बड़ा बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, इतना इतना, मतलब 0 0 लगाते लगाते हम लोग थक जाएंगे। इतना किलोमीटर, फिर इतना किलोमीटर, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नंबर हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसी कारण से एक बहुत बड़ा यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं जो कि होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है एक लाइन में समझ लीजिए। लाइट जो होती है ना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगता है। तो लाइट 1 ईयर में, एक साल में जितना दूरी तय करती है उस दूरी को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि यहाँ एक स्टार है और यहाँ पर हमारा अर्थ है, तो उस स्टार से अर्थ तक लाइट आने में अगर 1 ईयर का समय लग रहा है तो हमारे अर्थ और उस स्टार के बीच की दूरी कितनी हो गई? हमारे अर्थ और उस स्टार के बीच की दूरी हो गई 1 लाइट ईयर। समझे? तो 1 लाइट ईयर जो है ना ये डिस्टेंस का यूनिट है और ये एक बहुत बड़े डिस्टेंस का यूनिट है। ये डिस्टेंस कितना हुआ फिर से बताते हैं। 1 लाइट ईयर का मतलब हुआ वो दूरी जिस दूरी को लाइट एक साल में तय करती है। लाइट को भी 1 साल लग जाता है उस दूरी को तय करने में, तो सोचिए कितना बड़ा दूरी होगा। अच्छा, सन से जो लाइट हमारे अर्थ पे आती है उसको भी टाइम लगता है, इंस्टेंटली हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच जाती है वो लाइट। तो सन से लाइट जो हमारे अर्थ तक आती है उसको कितना टाइम लगता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं पता है तो एक बार गूगल कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा। सम स्टार्स आर सो फार अवे दैट द लाइट रेडिएटेड बाय देम रीचेस अस इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत सारे स्टार्स तो हमसे इतने दूर हैं कि उनसे आने वाला जो रोशनी है ना मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमारे पास पहुंचेंगे, मतलब लाखों, 10 लाख, करोड़ों साल के बाद हमारे तक पहुंचेंगे। सोचिए अगर कोई स्टार बना होगा ना तो वो 10 लाख साल के बाद हमारे तक उसका रोशनी पहुंचेगा। तो इसका मतलब कि अगर वो स्टार अभी ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो हमें 10 लाख साल के बाद पता चलेगा कि अरे वहाँ से लाइट आना तो बंद हो गया, मतलब वो स्टार नष्ट हो गया या ख़त्म हो गया। और अगर कोई नया स्टार बनेगा तो उसका रोशनी आने में भी हमें 10 लाख साल, हमारे तक पहुंचने में 10 लाख साल लग जाएगा। तो आज अगर कोई स्टार बनेगा तो उसका रोशनी हमारे तक 10 लाख साल के बाद पहुंचेगा और तब हमें पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर भी कोई स्टार है। तो सोचिए इतना गजब चीज़ है। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन द सन इज़ प्रॉक्सिमा सेंटोरी। सन के अलावा, सन भी एक तरह का स्टार ही है, सन के अलावा जो सबसे नज़दीकी स्टार हमारे अर्थ के है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और पता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी कितने दूर है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी इतने दूर है कि वहाँ से हमारे तक लाइट आने में ना 4.5 साल का समय लगता है। मतलब वहाँ से जो लाइट निकला ना, अभी जो लाइट निकला वहाँ से, वो 4.5 साल के बाद हमारे तक पहुँचेगा। सोच लीजिए कितना दूर है वो। अब एक डू यू नो यहाँ पर दिया गया, इसमें बताया गया है डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर काउजेस स्टार लाइट टू बेंड स्लाइटली। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस है, बहुत सारे धूल कण है, गैसेस है, तो उस कारण से जो लाइट आती है ना स्टार से उसमें डिस्टर्बेंस होता है, वो मुड़ जाता है। उस कारण से ही हमें जो तारे होते हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वो जो लाइट है डायरेक्टली हमारे तक नहीं आ पाता, वो लाइट जो है बेंड होकर हमारे तक आता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए, तारे टिमटिमाते क्यों है इसका। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो आपको इसी तरह आंसर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चले जाती है। सोचिए कितना तेज लाइट चलती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रे ऑफ लाइट इन अ ईयर और 365 डेज इज कॉल्ड लाइट ईयर। ये तो अभी आपको बताया कि इतना स्पीड चलने के बाद भी 1 साल में लाइट जितना दूर जाता है ना, उसी डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब हमें कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टलेशन के बारे में क्या बताए थे? तारों का ऐसा ग्रुप जो कि एक खास तरह का शेप बना देता है, एक खास तरह का पैटर्न बना देता है आसमान में, उसी को हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। इफ़ यू ऑब्जर्व द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई दे अपेयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आसमान एक तो साफ होना चाहिए। अगर आप साफ आसमान में रात को ऊपर देखेंगे तो तारे आपको अलग अलग शेप, अलग अलग पैटर्न बनाते हुए दिखेंगे और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। द फॉर्मेशन में रिजेंबल एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ये आपको जानवर का शेप बनाते हुए भी दिख सकते हैं, आदमी का शेप बनाते हुए भी दिख सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स का शेप बनाते हुए भी दिख सकते हैं। द ग्रुप्स ऑफ स्टार विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशंस आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तारों का यही ग्रुप जो कि उनके शेप की मदद से पहचाना जा सकता है, इन्हीं तारों के ग्रुप को हम लोग कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस आसमान में देखे जा सकते हैं, जैसे कि एक कॉन्स्टलेशन का नाम है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा जाता है, क्योंकि इन तारों का जो समूह है ना, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको भालू जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। उर्सा मेजर देखिए कुछ ऐसा दिखता है, स्टार 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 स्टार, बहुत सारे स्टार्स का ये ग्रुप है और ये कुछ बियर जैसा शेप बना देता है, इसी कारण से इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं। इट इज़ ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स इसमें हैं। इट अपेयर्स इन द नदर्न स्काई, ये उत्तर दिशा में हमें आसमान में दिखाई देता है। इन इंडिया द 7 स्टार्स कॉल्ड सप्तर्षि मंडल इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट बियर। ग्रेट बियर का ही एक हिस्सा है जिसमें कि 7 तारे होते हैं और उन 7 तारों को हम लोग सप्तर्षि मंडल कहते हैं। 7 तारा तो हमें आराम से दिख जाता है, भारत में हम लोग इन 7 तारों को देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को पहचानने के लिए, तो इसको सप्तर्षि मंडल कहते हैं। देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशंस ऑफ स्टार, और भी अलग अलग फॉर्मेशंस हमें आसमान में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि एक जगह ना इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर 3 तारे आपको आसमान में दिखाई देंगे। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट में बताइएगा। एकदम बराबर दूरी पर 3 तारा रहता है और एक लाइन से रहता है, ठीक ना, कुछ ऐसा। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मेशंस हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत पहले से ही देखने शुरू कर दिए थे और उसका उन्होंने अलग अलग नाम रखना शुरू कर दिया था। द 2 ब्राइटेस्ट स्टार इन द हेड ऑफ द सप्तर्षि मंडल कॉल्ड पॉइंटर्स। सप्तर्षि मंडल के ऊपर उसके हेड पर जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है, सबसे चमकीला स्टार होता है, उसको हम लोग पॉइंटर कहते हैं। यहाँ पर देखिए फोटो में, ये आपका सप्तर्षि मंडल हो गया, यहाँ पर 7 तारे हैं और ये जो हेड का 2 तारा है ना, इसी को हम लोग पॉइंटर्स कहते हैं। ये दोनों जो पॉइंटर्स है ना, इसके जस्ट सामने आपको एक तारा दिखाई देगा जिसको पोलरिस कहा जाता है, या इसको पोल स्टार कहा जाता है, या इसको हम लोग नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। ये जो स्टार है ना, कभी भी अपना जगह नहीं बदलता, ये जहाँ पर है ये वहीं पर रहता है। वही यहाँ पर लिखा है कि जो पॉइंटर्स होते हैं ये किसको पॉइंट करते हैं, ये पोल स्टार या ध्रुव तारा को पॉइंट करते हैं, और ध्रुव तारा नदर्न स्काई में होता है, उत्तर दिशा में आसमान में दिखाई देता है। तो हम पोल स्टार की मदद से भी दिशा का पता लगा सकते हैं कि उत्तर किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। और पहले पुराने ज़माने में ऐसे ही लोग पता भी लगाया करते थे। पोल स्टार लाइज एबव द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर पोल स्टार है। इट ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पहचानने में हमारी मदद करता है। इंडियंस एंड ग्रीक्स हैव बीन स्टडिंग द शेप्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्टार्स सिंस एशियन टाइम्स। प्राचीन काल से ही भारतीय और ग्रीक वैज्ञानिक जो थे वो इन स्टार्स के पैटर्न्स को देखते और समझते आ रहे हैं। In modern times, the space scientists and astronomers use powerful and large-sized telescope to study the celestial bodies. और अब तो हम लोग बहुत खतरनाक टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है।
तो फाइनली हमने स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। आगे के टॉपिक्स हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा और क्वेश्चन बैंक को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप सोशल साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक लाइन से हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।